कि हमें तो पता भी नहीं है कि कौन सा केस लगा है, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, तो क्या करूं? ऑनलाइन स्टेटस कहां शो करता है एक्नॉलेजमेंट का, क्योंकि चेक करने पर ओटीपी जनरेट होता है और वह ओटीपी कहीं और ही चला जाता है। मुझसे यही गलती हो गई है कि मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तू तेरे अकाउंट में मेरा मोबाइल नंबर दे दे, हर ट्रांजैक्शन का 10% दूंगा। मैंने कर दिया। और सर, मैं दुबई में रहता हूं और मैं एक आदमी को जानता हूं जिसे मैंने पैसे दिए। वह आदमी बोला इंडिया में तुम्हें पैसे भेज दूंगा, भेज भी दिया मेरे अकाउंट में। अब 3 महीने के बाद बैंक अकाउंट, सर मेरा अकाउंट भी फ्रीज हुआ है। बैंक के कहने पर मैंने केवाईसी करा लिया है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है कि मेरा अकाउंट डेबिट फ्रीज हो गया है। अगर कंप्लेनेंट रिपोर्ट वापस ले ले तो क्या अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा? कि अगर इनका एक बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो इनके पैन कार्ड पे आधारित अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है तो क्या सभी बैंक अकाउंट को साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा, या सिर्फ वही बैंक अकाउंट फ्रीज होगा जिसमें फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है? हेलो एवरीवन, और आप सबका स्वागत है बैंक अकाउंट फ्रीज से संबंधित सवाल जवाब सेशन में, जहां मैं आपके उठाए गए प्रश्नों का जवाब देता हूं। तो आज के इस सेशन का जो मैं पहला प्रश्न उठा रहा हूं, हालांकि भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा है, उन्होंने पूछा है कि हमें तो पता भी नहीं है कि कौन सा केस लगा है, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, तो क्या करूं? तो देखिए भाई, ऐसा है कि मुझसे बराबर लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि मैं 4 महीने से इंतज़ार कर रहा हूं, 3 महीने से इंतज़ार कर रहा हूं, 2 महीने से इंतज़ार कर रहा हूं, लेकिन किसी भी प्रकार का साइबर सेल से कोई नोटिस मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है और आप इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि साइबर सेल से आपको कोई नोटिस आएगा, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज से संबंधित मामलों में मैंने हार्डली 1% ऐसे केसेस देखे हैं जहां साइबर सेल ने किसी भी व्यक्ति को सामने से नोटिस भेजा है। नहीं तो बाकी सारे केसेस में जिनका भी बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, उन्हीं को बैंक के द्वारा जानकारी लेकर उस साइबर सेल को कांटेक्ट करना होता है और अपने मामले को सुलझाने की कोशिश करनी पड़ती है। साइबर सेल इसमें किसी भी प्रकार का नोटिस आपको अमूमन नहीं भेजता है। और जहां तक आपका प्रश्न है कि आपके ऊपर किस प्रकार का केस हुआ है, इसकी जानकारी आपको है ही नहीं, तो इस तरह के मामलों में तभी बैंक अकाउंट आपका फ्रीज किया जाता है जब किसी भी प्रकार का फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में हुआ हो, यानी कि किसी भी तरह का फ्रॉड पैसा जो है वह आपके बैंक अकाउंट में आया हो। इसी फ्रॉड पैसे को लेकर न सिर्फ इंक्वायरी होती है, बल्कि आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिया जाता है। तो आप या जितने भी लोग मुझसे यह सवाल पूछते हैं, आप सबको यही सलाह है कि साइबर सेल से नोटिस आने के इंतजार में न बैठें, बैंक जाएं, पता करें कि कौन से साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है और फिर उस साइबर सेल को अप्रोच करके अपने मामले को सुलझाने की कोशिश करें। और आज का दूसरा प्रश्न पूछने वाले हैं विशाल। वह पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन स्टेटस कहां शो करता है एक्नॉलेजमेंट का, क्योंकि चेक करने पर ओटीपी जनरेट होता है और वह ओटीपी कहीं और ही चला जाता है। विशाल जी के पूछने का तात्पर्य यही है कि जब भी कोई साइबर केस होता है तो उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। तो अगर जिस व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है उसके पास वह एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाता है, और अगर वह साइबर सेल के वेब पोर्टल पे एक्नॉलेजमेंट डालकर स्टेटस चेक करना चाहता है, तो स्टेटस खुलता नहीं है, क्योंकि एक ओटीपी जनरेट होता है और वह ओटीपी कहीं और चला जाता है, उनके पास वह ओटीपी नहीं आता है। तो देखिए विशाल जी, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया है, तो उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को अगर आप साइबर सेल के वेब पोर्टल पर डालकर स्टेटस चेक करना चाहेंगे तो वह संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप स्टेटस चेक करने जाएंगे एक ओटीपी जनरेट होता है, जो ओटीपी साइबर सेल के पास या फिर उस कंप्लेनेंट के मोबाइल नंबर पर जाता है, और जब वह ओटीपी आप वापस फीड करेंगे तभी जाकर आप वह स्टेटस चेक कर पाएंगे। इसलिए साइबर सेल और कंप्लेनेंट जो है वह तो उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के आधार पर स्टेटस चेक कर सकता है, या साइबर सेल ज़रूरत पड़ने पर कुछ अपडेट भी कर सकता है, या कंप्लेनेंट ज़रूरत पड़ने पर केस को विड्रॉ भी कर सकता है। लेकिन जहां तक आपका या किसी और का सवाल है, उस एक्नॉलेजमेंट के आधार पर आप स्टेटस चेक नहीं कर पाओगे। अगर आपको आपके केस के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो वो आपको बैंक ही प्रोवाइड करेगा, या फिर साइबर सेल से कांटेक्ट करके आपको पूरे मामले की जानकारी
लेनी होगी। वेब पोर्टल पर जाकर आप एक्नॉलेजमेंट के द्वारा यह चेक नहीं कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न जिन्होंने पूछा है उन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है। उनका पूछना है कि भाई मैं फंस गया हूँ, मुझसे यही गलती हो गई है कि मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तू तेरे अकाउंट में मेरा मोबाइल नंबर दे दे। मैं अच्छा काम करता हूँ, कोई गलत काम नहीं करता हूँ और मैं तुझे हर ट्रांजैक्शन का 10% दूंगा। मैंने कर दिया और उन फ्रॉड ट्रांजैक्शन के कारण मेरा बैंक अकाउंट जो है वह फ्रीज हो गया है। तो भाई देखिए, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में यह बताया है कि अगर आप अपना बैंक अकाउंट किसी भी फ्रॉडस्टर्स या किसी भी दोस्त या रिलेटिव्स के चक्कर में पड़कर अगर आप उसे बेच देते हो, अपने अकाउंट का कंट्रोल आप किसी दूसरे के हाथ में दे देते हो, या फिर चंद कमीशन के लिए आप पैसा रिसीव करके उसे आगे किसी दूसरे बैंक अकाउंट में फॉरवर्ड कर रहे हो, तो यह पूरी तरह से एक इलीगल काम है। क्योंकि इस प्रकार के जो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं वह सारे फ्रॉड पैसे होते हैं और उसी फ्रॉड मनी को रोटेट करने के लिए आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। आप खुद सोचें कि अगर यह एक इलीगल कार्य नहीं होता तो पैसे के लेन देन के लिए वह आपका बैंक अकाउंट क्यों इस्तेमाल करता? वह खुद अपने बैंक अकाउंट में पैसे का लेन देन करता। लेकिन आपके दोस्त को यह अच्छी तरीके से मालूम था कि यह एक इलीगल काम है, इसी कारण से उन्होंने आपको टारगेट किया, आपके बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर डलवाया ताकि जो भी मैसेजेस होंगे वो उसे प्राप्त होंगे और उसके बाद इस तरह के फ्रॉड ट्रांजेक्शन को उसने अंजाम दिया, जिसके कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। और इस तरह के मामलों में तो देखिए, मेरा साफ यह मानना है कि आप किसी पर भी भरोसा न करें, ना ही अपने दोस्त पे और ना ही अपने रिलेटिव्स पे। ऐसे बहुत सारे मामले मेरे नज़र में आए हैं जहां दोस्त, रिलेटिव या एक परिचित ही किसी दूसरे को उसका बैंक अकाउंट लेकर उसे फंसाता है। इसलिए खास करके मेरी यह हिदायत है, अगर आपका कोई दोस्त, रिलेटिव या कोई भी परिचित आपका बैंक अकाउंट मांग रहा है ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो आप उन्हें या तो स्ट्रेट अवे या कोई बहाना बनाकर मना कर दें। इसी में आज के समय में आपकी भलाई है। अगला सवाल पूछ रहे हैं सत्या। सर, मैं दुबई में रहता हूं और मैं एक आदमी को जानता हूं जिसे मैंने पैसे दिए। वह आदमी बोला इंडिया में तुम्हें पैसे भेज दूंगा, भेज भी दिया मेरे अकाउंट में। इंडिया के ही किसी अकाउंट से पैसा आया था, अब 3 महीने के बाद बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। क्या करूं? दूसरे स्टेट से होल्ड हुआ है और वह आदमी कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए, आजकल जो यह साइबर फ्रॉड का मामला चल रहा है उसके शिकार अब वो लोग हो रहे हैं जो दुबई में या किसी भी अन्य देशों में काम कर रहे हैं। हालांकि मेरे नज़र में इस तरह के जितने भी मामले आए हैं उनमें से अधिकतर मामले दुबई और मिडिल ईस्ट से रिलेटेड होते हैं। होता यूं है कि अगर आप दुबई में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं और अगर आपको वहां से पैसा भारत भेजना है तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे सेफ रास्ता है कि किसी भी बैंक से वायर ट्रांसफ़र के द्वारा आप पैसा इंडिया के अपने अकाउंट में भेज दें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यह है कि इन बैंकों से वायर ट्रांसफ़र के द्वारा जो पैसा आप इंडिया भेजते हैं उसमें बहुत ही हाई ट्रांजैक्शन फीस लगता है और इसी हाई ट्रांजैक्शन फीस को बचाने के लिए लोग बैंकों से वायर ट्रांसफ़र के द्वारा इंडिया पैसा नहीं भेजना चाहते हैं। इसके बाद ऑप्शन उनके पास बचता है एक्सचेंज हाउस। बहुत सारे एक्सचेंज हाउस ऐसे खुल गए हैं जो कि दुबई या मिडिल ईस्ट से पैसा जो है वह भारत भेजते हैं। जो रेप्यूटेड एक्सचेंज हाउस हैं उन पर तो आप भरोसा कर सकते हो और उनके द्वारा आप पैसा इंडिया भेज सकते हो। इसकी संभावना बहुत कम होती है कि किसी भी तरह का फ्रॉड आपके साथ होगा। लेकिन जो अननोन एक्सचेंज हाउस हैं या छोटे मोटे एक्सचेंज हाउस हैं वहाँ पर यह समस्या जरूर बनी रहती है कि कहीं आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन दिक्कत यहाँ भी यही है कि इनका भी जो ट्रांजैक्शन फीस होता है वो बहुत हाई तो नहीं होता है, लेकिन एक हायर साइड में निश्चित रूप से होता है। अब इन देशों में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो थोड़े बहुत आपसे परिचित होंगे और अगर उन्हें यह पता चलेगा कि आपको इंडिया पैसा ट्रांसफ़र करना है तो वह सामने से आपको ऑफर देंगे कि आप उन्हें पैसा दे दो, वह इंडिया में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बदले में वह एक बहुत ही छोटा ट्रांजैक्शन फीस की डिमांड रखते हैं या फिर बहुत मामलों में तो ऐसा भी होता है कि वह एट ऑल किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन फीस की डिमांड नहीं करते हैं और कहते हैं कि बस आप पैसा दे दो, भारत में आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। पैसा बैंक अकाउंट में आ भी जाता है, नो डाउट अबाउट दैट।
लेकिन वह पैसा दुबई से ट्रांसफर नहीं किया जाता है, बल्कि वह पैसा भारत में ही बैठे किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पहुंचता है और चंद महीनों के बाद आपको पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है फॉर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, यानी कि जो पैसा आया है वह एक फ्रॉड पैसा है और इसी कारण से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद जब आप उस एजेंट को या उस आदमी को पकड़ते हो तो वह सीधे तौर पर हाथ झाड़कर खड़ा हो जाता है कि भाई उसने पैसा भेजने को बोला था, उसने पैसा भेज दिया है। बाकी अगर किसी प्रकार का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन का कोई एलिगेशन है तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। और लास्टली फिर आपके पास यही उपाय बचता है कि साइबर सेल को कांटेक्ट करके अपने मामले को सुलझाने की कोशिश करो। आप सब ने हवाला का नाम सुना होगा। हवाला में भी इसी तरह का मोडस ऑपरेंडी अपनाया जाता है जिसके द्वारा पैसा इधर से उधर किया जाता है। अब फ्रॉडस्टर्स के हाथ में यह एक नया हथकंडा लग गया है जिसके द्वारा वह जिस देश में आप हो वहां आपसे पैसा रिसीव कर लेते हैं और भारत में बैठे किसी व्यक्ति के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर करा देते हैं जो कि फ्रॉड का पैसा है। और चूंकि फ्रॉड पैसे को रोटेट करने के लिए उन्हें बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, इसलिए बहुत ही आसानी के साथ जाल में फंसाकर आपके बैंक अकाउंट के द्वारा उस मनी को रोटेट कराया जाता है। इसलिए अगर आप दुबई में हो, मिडिल ईस्ट में हो या फिर आप दुनिया के किसी कोने में हो, अगर आपको भारत पैसा भेजना है तो हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में इन तरह के एजेंट्स या लोगों के चक्कर में न पड़ें। जब भी आपको पैसा भेजना हो तो बैंक से वायर ट्रांसफर के द्वारा या फिर किसी रेप्यूटेड एक्सचेंज हाउस के द्वारा ही पैसा भारत भेजें। थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में अगर इन तरह के लोगों को आप पैसा दे देते हो तो पैसा तो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन फिर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज भी कर दिया जाएगा फॉर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अजहर। उनका पूछना है कि सर मेरा अकाउंट भी फ्रीज हुआ है, बैंक के कहने पर मैंने केवाईसी करा लिया है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, क्या करूं? तो देखिए अजहर जी, ऐसा है कि जब भी किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो बैंक जो है आपसे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन जो है वह साइबर सेल से शेयर करता है। अगर साइबर सेल को किसी भी कारण से यह शक है कि जो इंफॉर्मेशन बैंक में आपका मौजूद है वह अपडेटेड नहीं है तो वह बैंक को इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन देता है कि वह दोबारा आपका केवाईसी कराए और साइबर सेल के द्वारा मिले इस इंस्ट्रक्शन के कारण ही बैंक आपको दोबारा केवाईसी करने को कहता है। केवाईसी कराने का यह मतलब नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। केवाईसी का आपके बैंक अकाउंट के अनफ्रीज होने से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह सिर्फ आपके पर्सनल डिटेल को अपडेट करने के लिए किया जाता है। अगर बैंक अकाउंट रिलीज कराना है तो फिर आपको साइबर सेल को ही कांटेक्ट करना होगा और मामले पर बात करके उसे सुलझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। सिर्फ आप यह सोचकर बैठे हो कि आपने केवाईसी कर दिया है तो आपका बैंक अकाउंट रिलीज हो जाएगा, तो आप बैठे ही रह जाओगे। इसलिए जाएं, साइबर सेल को कांटेक्ट करें और अपने मामले को सुलझाएं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अपूर्वा पटेल। इनका पूछना है कि मेरा अकाउंट डेबिट फ्रीज हो गया है, अगर कंप्लेनेंट रिपोर्ट वापस ले ले तो क्या अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में जिस भी व्यक्ति ने कंप्लेन किया है वह किसी भी स्टेज में अपना कंप्लेन वापस ले सकता है, चाहे वह मैटर इंक्वायरी स्टेज में हो या फिर उस मैटर में एफआईआर ही क्यों न हो गया हो। अगर कंप्लेनेंट जो है वह अपने कंप्लेन को वापस ले लेता है तो पूरा मामला खत्म हो जाता है और फिर जितने भी बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं उन सारे बैंक अकाउंट को साइबर सेल के द्वारा अनफ्रीज कर दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं जितेंद्र। सर, फ्रीज बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद क्या दोबारा भी फ्रीज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस मामले में नहीं हो सकता है जिसके कारण आपका बैंक अकाउंट एक बार फ्रीज हो चुका है। सपोज आपने कोई गेम खेला है, गेम में आपने पैसे जीते हैं और आपने वेरियस ट्रांजैक्शन के थ्रू उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी किया है। तो अगर किसी एक ट्रांजैक्शन पे कंप्लेन होता है तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। आप साइबर सेल से मिलते हो, मामला सुलझ जाता है और आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है, तो उस मामले पर तो फिर दोबारा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। लेकिन जो दूसरे ट्रांजैक्शंस आपने कर रखे हैं, अगर उस पर किसी और व्यक्ति ने कंप्लेन कर दिया, किसी और साइबर सेल में कंप्लेन हो गया,
तो इस स्थिति में निश्चय ही दोबारा भी आपके बैंक अकाउंट में फ्रीज लग सकता है। अगर किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, आपने मामला सुलझा लिया, बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो गया है, तो फिर ऐसे बैंक अकाउंट पर दोबारा फ्रीज होने के चांसेस नहीं बचते हैं। आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न भेजने वाले ने अपना नाम हालांकि नहीं बताया है। उनका पूछना है कि सर, आई हैव अ क्वेश्चन। इफ वी हैव टू अकाउंट्स ऑन सेम पैन नंबर एंड वन अकाउंट इज डेबिट फ्रीज बिकॉज ऑफ P2P transaction, will our second bank account also going to be freeze by cyber cell or only the one in which transaction happened? इनका प्रश्न यह है कि अगर इनका एक बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो इनके पैन कार्ड पे आधारित अगर एक से ज्यादा अकाउंट है तो क्या सभी बैंक अकाउंट को साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा या सिर्फ वही बैंक अकाउंट फ्रीज होगा जिसमें फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है। तो देखिए भाई, इस मामले में जो मेरी जानकारी है और केसेस से रिलेटेड जो मेरा अनुभव है उसमें मैंने यह देखा है कि साइबर सेल जो है वह जनरली पैन कार्ड के आधार पर किसी भी व्यक्ति के सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज नहीं करता है। हालांकि एक दो ऐसे इंसिडेंसेस मेरे नजर से गए हैं, लेकिन वह रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस थे। अमूमन साइबर सेल जब भी किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज करता है तो सिर्फ उसी बैंक अकाउंट को फ्रीज करता है जिसमें फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है। हाँ, ऐसा जरूर है कि अगर आपके एक बैंक अकाउंट में किसी भी प्रकार का फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है और अगर आपने सेल्फ ट्रांसफर के चक्कर में अपने एक बैंक अकाउंट से उसी फ्रॉड मनी को अपने दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो फिर इस परिस्थिति में आपके दोनों बैंक जो हैं वो फ्रीज कर दिए जाएंगे। लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि आपके पैन पर आधारित और भी बैंक अकाउंट्स हैं, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं किया जाता है जब तक उसमें कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन न हुआ हो। तो आशा करता हूं इस सवाल जवाब सेशन से आपको काफी जानकारियां मिली होंगी और आपको यह पूरा सेशन इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।